हेलो एवरीवन। मैं अभिनव शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं लेट मी कोड के इस चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। और हम ये भी समझने वाले हैं कि अगर आप अपने अपकमिंग इंटरव्यूज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप डेटा स्ट्रक्चर कहीं एक जगह से कैसे पढ़ सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस जो आज हम देखने वाले हैं वो हम देखने वाले हैं इस बुक से। इस बुक का नाम है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स और इसमें वो क्वेश्चन है जो आपसे सबसे ज्यादा बार इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। तो उन सारे क्वेश्चंस को आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। और उन क्वेश्चंस के साथ आपको एचआर राउंड के क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। आपके सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो कवर्ड हैं, यानी कि आपके जितने डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं वो कवर्ड हैं आपके, चाहे वो ग्राफ्स हो, चाहे वो ट्रीज हो, चाहे वो आपके एरेज हो, लिंक लिस्ट हो, सारे आपके डेटा स्ट्रक्चर्स इस बुक के अंदर कवर हैं। और उसके साथ साथ आपको मिलती है फिर एल्गोरिदम्स, जिसमें आपकी हफमैन कोडिंग और जितनी भी आपकी एल्गोरिदम्स होती हैं, जितने भी टाइप की, वो सारी एल्गोरिदम्स आपकी इस बुक के अंदर कवर्ड हैं। और उसके साथ आपको मिलते हैं 75 एचआर राउंड के क्वेश्चंस जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, सैंपल आंसर्स के साथ मिलते हैं। तो आपको हेल्प करने वाले हैं आपकी इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए, और जिसमें आपको कुछ हिंट्स, कुछ टिप्स मिलती है कम्युनिकेशन से रिलेटेड कि किस तरह से आप कम्युनिकेट करें, कुछ और अच्छी अच्छी टिप्स मिलती हैं। तो इस बुक का जो कंटेंट है वो हम देखेंगे अभी, इसको जब हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर देखेंगे और क्वेश्चंस को समझेंगे। तो इस बुक को आप खरीद सकते हैं वाइब्रेंट पब्लिशर्स की वेबसाइट से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप मेरा कूपन कोड अभिनव 10 यूज करके 10% डिस्काउंट और फ्री होम डिलीवरी भी ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस बुक का हम टेबल ऑफ कंटेंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 9 चैप्टर हैं जो कि आपके डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, फिर उसके बाद 4 चैप्टर हैं आपके जिसमें आपके एल्गोरिदम्स है, फिर आपका बोनस पार्ट एचआर के क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं हम बेसिक से। कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं चैप्टर 1 के, फिर हम उसके बाद कुछ डेटा स्ट्रक्चर के बारे में समझने वाले हैं। और अगर आपको इस बुक के क्वेश्चन पसंद आए तो आप ये बुक खरीद सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप मेरा कूपन कोड यूज करेंगे अभिनव 10 तो आपको 10% का डिस्काउंट और फ्री होम डिलीवरी भी मिलने वाली है। तो चलिए इसी के साथ कुछ कॉन्सेप्ट अपने देख लेते हैं हम डेटा स्ट्रक्चर के। तो यहाँ पर हम आ गए हैं जनरल कॉन्सेप्ट जो है आपको पता होने चाहिए अगर आप बिगिनर हैं और आपको कुछ नहीं पता कि डेटा स्ट्रक्चर क्या है। और अभी तक आपने बहुत बार इसका नाम सुना होगा, अगर आप कॉलेज में गए हैं आपको थोड़ा बहुत कुछ आइडिया हुआ है कहीं से, और आपका अभी तक का बैकग्राउंड जो है वो कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं रहा है, तो आपने ये टर्म बहुत बार सुनी होगी, डेटा स्ट्रक्चर्स या फिर एल्गोरिदम्स। तो डेटा स्ट्रक्चर्स होते क्या हैं, ये चीज क्या है, पहले ये समझना चाहिए हमें। कि अब जैसे अगर आपको किसी भी चीज को जानना है, किसी भी चीज को समझना है, तो पहले उसका मतलब पता होना चाहिए कि भैया ये है क्या। आपने अगर कंप्यूटर के बारे में पढ़ा तो आपको ये पता चला कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक मशीन है। उसी तरह यहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर क्या है, तो डेटा स्ट्रक्चर आर अ मेथड ऑफ स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज्ड डेटा स्टोरेज व्हिच इज इजियर टू मैनेज। तो आपके पास कंप्यूटर में आप डेटा को मैनेज कर रहे हैं, तो डेटा स्ट्रक्चर्स आपके कुछ ऐसे मेथड हैं जिसमें आप अपने डेटा को ऑर्गेनाइज्ड वे में रखते हो एफिशिएंटली, जिससे आप उस पे मैनिपुलेशन ऑपरेशन परफॉर्म कर पाओ, चाहे उसको वो गेट करना हो, चाहे उसमें डेटा आप पुश करना हो। अगेन अभी इसको और पढ़ते हैं हम। डेटा यूजुअली हैज टू एस्पेक्ट, द डेफिनेशन एंड इट्स इंप्लीमेंटेशन। तो डेटा के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, पहला एक उसकी डेफिनेशन, दूसरा उसकी इंप्लीमेंटेशन। डेटा स्ट्रक्चर मेक श्योर दे कीप बोथ द एस्पेक्ट सेपरेट। तो डेटा स्ट्रक्चर की हेल्प से आप इन दोनों एस्पेक्ट्स को अलग कर पाते हो। द डेफिनेशन इज मेड अवेलेबल फॉर डिफरेंट implementation for different program or uses. A data structure, as the name suggests, stores the information in a structured way so that it can be easily created, viewed and managed. जैसा कि मैंने आपको बताया कि डेटा स्ट्रक्चर वो ये तरीका होता है, कुछ ऐसे ये वेज होते हैं जिसमें आप डेटा को स्टोर करते हो, रिट्रीव करते हो, रीड करते हो, उसको मैनेज करते हो और एफिशिएंट वे में। इसीलिए ये आपके डेटा स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं। The involve creating complex data type which are combination of various basic data types. One example can be custom data type which will have a customer ID of type integer, customer name of type string. तो सपोज जैसा कि आपके पास अगर बात करें, हमारे पास कुछ डेटा टाइप अवेलेबल होते हैं। अगर आपको डेटा टाइप का नहीं पता वो भी हम समझ लेंगे क्या होता है। तो कुछ आपके ऐसे डेटा स्ट्रक्चर या कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स को बनाना जो कि आपके पास अवेलेबल नहीं है, जैसा कि आपको यहाँ बताया गया है कि आप ऐसा कोई डेटा टाइप बनाएं जिसमें आप इंटीजर टाइप की वैल्यू, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू और डबल टाइप की वैल्यू, अलग अलग टाइप की वैल्यूज रख पाएं। अगर आपको थोड़ा सा आइडिया है प्रोग्रामिंग का तो हम क्लासेस की बात कर रहे हैं, या फिर स्ट्रक्चर्स की, अगर आप सी लैंग्वेज के बैकग्राउंड से हैं तो जनरली डेटा स्ट्रक्चर का इतना सिंपल सा मतलब है, ये कुछ तरीके होते हैं, कुछ चीजें होती हैं कि आप जैसे डेटा स्टोर कैसे करते हैं, उसको रिट्रीव कैसे करते हैं, क्योंकि आपका एफिशिएंट वे में होना चाहिए। तो अब हम समझते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कि इनका फायदा क्या है डेटा स्ट्रक्चर को यूज करने का।
जी मैं अगर डेटा स्ट्रक्चर ना यूज करूं, कोड तो मैं तभी भी कर सकता हूं। इसको फायदा क्या है, अगर मुझे डेटा स्टोर करना है तो मैं डेटाबेस में करूंगा। ये क्या चीज है? सो data structures help store the information in a structured way. This make data storage and retrieval much easier than the conventional sequential storage. Data structure keeps the data away from its implementation. This involves data abstraction and encapsulation, which are more important for code efficiency. So हम डेटा स्ट्रक्चर्स को इम्प्लीमेंट करके जो उसकी दो डेफिनेशंस होती हैं, इम्प्लीमेंटेशन और उसकी डेफिनेशन, जो एस्पेक्ट्स होते हैं उनको हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं, और इन्हीं की हेल्प से हम अपने कोड में एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन या फिर जो भी हमारे ऊप्स के कॉन्सेप्ट हैं उसको हम इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। और सिर्फ यही नहीं, यहाँ पे जो भी रिलेशन होता है स्टोर डेटा के बीच में उसको भी हम मेंटेन कर पाते हैं, और इसको हम एफिशिएंट वे में फिर डेटाबेस में भी स्टोर कर पाते हैं उसी की हेल्प से। क्योंकि आप डेटा तो अपने यूजर से आप उसको डायरेक्ट डाल सकते हैं, लेकिन उसको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में डालना, ताकि जब उसको आप रिट्रीव करना चाहें तो इजीली रिट्रीव कर पाए, तो उसके लिए यूज करते हैं। इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। सपोज कि आपके पास 100 फाइल्स हैं, आप किसी बैंक में काम करते हैं, आपके पास 100 यूजर्स की फाइल है, या आप कहीं भी काम करते हैं, 100 फाइल्स है, उसको आप लाए, आपने एक गट्ठर बनाया, उसको डाल दिया। अब आपको फाइल नंबर 40 ढूंढनी है। आप उसको कैसे ढूंढेंगे? आपको सारी 100 की 100 बुक्स देखनी पड़ेंगी, तक आपको वो फाइल नहीं मिल जाती, तब तक आपको सारी की सारी एक एक करके देखनी पड़ेगी। लेकिन वही अगर आपने उसको एक अच्छे मैनेज स्ट्रक्चर्ड वे में रखा होता, सपोज आपने 1 से शुरू करके 100 तक में रखा होता, तो आप डायरेक्ट जाते, आप 40 नंबर से वो फाइल निकाल सकते थे। तो ये होता है कुछ फायदा, अगर आप कोई चीज समझ आएंगे तो। फिर आता है डेटा ऑब्जेक्ट। क्या होता है, इसकी बात हम अभी नहीं करेंगे, हम डेटा टाइप समझते हैं कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं। So data types define what kind of information is stored in a variable or data member. So आपके पास अगर क्लास है तो उसमें डेटा मेंबर होते हैं, वरना आप वेरिएबल से तो परिचित होंगे ही। अगर आपको वेरिएबल्स का भी आइडिया नहीं है तो मैं बता दूं कि वेरिएबल्स कुछ मेमोरी के ब्लॉक्स होते हैं जिसको हम अपने कोड में यूज करते हैं, कुछ उसको नाम प्रोवाइड करते हैं और हम उसमें अपनी कोई ना कोई वैल्यू स्टोर करते हैं। तो डेटा टाइप्स ही बताते हैं कि किस तरह की वैल्यू हमारे वेरिएबल में स्टोर्ड है। सपोज हमारे पास डेटा टाइप्स होते हैं इंटीजर, कैरेक्टर, बूलियन, स्ट्रिंग, मल्टीपल डेटा टाइप्स होते हैं, एरेज होते हैं। तो इन सबको हम स्टोर करते हैं, और मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिक्वायर द वेरिएबल टू बी डिक्लेयर्ड बिफोर दे आर एक्सेस्ड। सपोज अगर आप बात करें C++, जावा की, तो आपको अगर कोई भी वेरिएबल यूज करना है, सपोज आप यूज करना चाहते हैं वेरिएबल जिसका नाम है नेम, और उसको आपको पहले कहीं ना कहीं ऊपर डिक्लेयर करना पड़ेगा, तब आप उसको यूज कर पाते हैं। वहीं अगर आप बात करें पाइथन की, तो आप डायरेक्ट ही उसको यूज कर सकते हैं। सपोज एक इसका यूज केस है कि अगर आप नेम नाम के वेरिएबल में कुछ इनपुट लेना चाहते हैं, वही आपको C++, जावा में करना है, तो आपको पहले उस नेम नाम के वेरिएबल को डिफाइन करना पड़ेगा, स्ट्रिंग नेम सेमीकोलन, तब आपका वो डिफाइन हो गया, अब आप उसको इनपुट ले सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ पाइथन की बात करें, आपने बनाया नेम इज इक्वल्स टू इनपुट, आपका नेम आ गया, आपने जहां पे यूज करना था वहीं पे आपने उसको डिक्लेयर कर दिया। तो ये कुछ डिफरेंस होता है कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बीच में, तो आप इसको देख सकते हैं कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप यूज कर रहे हैं उस हिसाब से। So for example, integer data type में require 4 byte of memory, while a float में require 8 bytes। तो ये आपके कुछ डेटा टाइप्स होते हैं जो अलग अलग मेमोरी साइज एक्वायर करते हैं जब उनको स्टोर किया जाता है। तो ये हमारे डेटा टाइप्स होते हैं। हमारे कुछ कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स भी होते हैं जिनको हम बनाते हैं खुद से, जिसको आप स्ट्रक्चर या क्लास कह सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। तो इसके तो सिंपल पहला एक आंसर होता है कि आपके दो टाइप के होते हैं। पहला होता है लीनियर, दूसरा होता है नॉन लीनियर। लीनियर में आते हैं वो जो आपके सीक्वेंस में डेटा स्टोर करते हैं, जैसे आपका हो गया एरे, लिंक लिस्ट, और वहीं दूसरी तरफ हो गया जैसे आपके ग्राफ्स हो गए, ट्रीज हो गए, ये आपके नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं, ये काफी अच्छा आंसर लिखा हुआ है यहाँ पर। उसके बाद अब लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं और डिटेल में बात करते हैं। सो मैंने जैसा आपको बताया, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर वो होते हैं जो आपके सीक्वेंस में डेटा स्टोर करते हैं मेमोरी के अंदर आपका, जैसे कि आपके एरेज होते हैं या क्यूज, स्टैक्स, या आपके सीक्वेंस में ही डेटा स्टोर करते हैं। क्योंकि अगर आप बात करें कुछ इस तरह की वैल्यू अगर आप स्टोर कर रहे हैं तो ये सीक्वेंस में है कि अगर मैं चाहूं कि मुझे ये 7 एक्सेस करना है, 7 यहां से लेना है, तो मैं डायरेक्ट ही, मुझे पता है कि ये यहाँ पे है, अगर मैंने इसे नम नाम के वेरिएबल में रखा है, नम के सेकंड प्लेस से 7 को एक्सेस कर सकता हूं। तो ये सीक्वेंशियल है। तो आई थिंक ये चीज आपको समझ आई होगी। इसमें आपकी जैसे पोजीशन देख सकते हैं कि दी हुई है कि आपके ये इंडेक्सेस हैं, उसके बाद आपकी वैल्यूज हैं। तो ये चीजें आई थिंक आपको क्लियर होगी। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें आपके पास कोई एग्जैक्ट स्टोर एक्सेस नहीं होता। जैसे मैंने बताया कि मैं नम नाम के सेकंड प्लेस से 7 को एक्सेस कर सकता हूँ, लेकिन नॉन लीनियर में ऐसा नहीं है, मुझे पूरा ट्रेवर्स करना पड़ता है डेटा स्ट्रक्चर, उसके बाद मैं उसको फाइंड कर सकता हूँ। अगर मुझे बीच में मिल गया तो अच्छी बात है, वरना मुझे पूरा का पूरा वो ट्रेवर्स करना पड़ेगा। सो यहाँ पर आप इसको भी पढ़ सकते हैं। और बेसिक ऑपरेशंस क्या होते हैं वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अब नोड क्या होती है,
अगर आप लिंक लिस्ट या ट्रीज के बारे में आपने सुना है तो आपने नोड जरूर सुना होगा। सो नोड आपका एक डेटा स्ट्रक्चर ही होता है जो आपका क्लास के जरिए बनाया जाता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है जिसको आप क्या करते हैं, मल्टीपल, जिसके अंदर आप मल्टीपल टाइप के डेटा को स्टोर कर सकते हैं। सपोज मैं एक नोड बनाऊं और उसमें मैं चाहता हूं मैं एक इंटीजर, एक स्ट्रिंग रख सकूं, तो मैं वो इजीली उसमें रख सकता हूं। इसके बारे में आप बहुत और जान सकते हैं, इसमें आपका पॉइंटर्स भी होते हैं। अगर आप बात करें लिंक लिस्ट की तो यहाँ पर ये सारी चीजें लिखी हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। और उसके बाद आता है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। क्या होते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स? डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में अलग अलग होते हैं, तो वो आप अपनी जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर रहे हैं उसके बारे में पढ़ लीजिए कि कौन से होते हैं। तो जो जनरली होते हैं वो इंटीजर, कैरेक्टर, बूलियन और सेट्स होते हैं, लिस्ट होती हैं, स्ट्रिंग्स होती हैं। तो ये आपके जनरल 7-8 जो हैं वो सब में ही कॉमन होते हैं। उसके बाद आता है कि रिकॉर्ड स्ट्रक्चर क्या होता है। तो यहाँ पर रिकॉर्ड स्ट्रक्चर, अगर आप बात करें सी लैंग्वेज की, तो उसमें आप स्ट्रक्चर बनाते हैं, सी प्लस में भी, और सी प्लस प्लस में तो आप क्लास भी बनाते हैं, बट स्ट्रक्चर नाम की भी एक चीज होती है। वो भी एक कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप होता है। जैसा हमने बात करी नोड की, वैसा ही सिंपल आपका स्ट्रक्चर होता है सी लैंग्वेज में। तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सपोज आपने टाइप बनाया स्टूडेंट टाइप, क्योंकि अगर आप यहाँ पर एक न्यू डेटा टाइप बना रहे हैं तो उसको आपको टाइप देना पड़ेगा, तो वो टाइप है स्टूडेंट। उसके अंदर आप डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप्स को स्टोर कर सकते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से आप सारा डेटा स्टोर कर पाएंगे। तो चलिए इसी के साथ अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं एरेज के ऊपर। तो हम आ चुके हैं एरेज पे। अब एरेज होते क्या हैं? तो एन एरे इज अ सेट ऑफ वैल्यूज। एरे आपका सेट ऑफ वैल्यूज होता है जो आप सिंगल वेरिएबल में स्टोर करते हैं। इसको मैं आपको एक थोड़ा सा नोटपैड पे करके दिखाना चाहूंगा। तो आपके एरेज कुछ इस तरह से होते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, एक वेरिएबल, सपोज मैंने एक वेरिएबल बनाया अगर ए, तो इसके अंदर मैं एक वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ 1। तो जब मैंने इसके अंदर 1 स्टोर कर लिया है, अब कई बार ऐसा है कि मुझे ज्यादा चाहिए। सपोज कि अगर मैं चाहूं कि आपके पास सब्जेक्ट्स हैं, आपके पास टोटल 5 सब्जेक्ट हैं और आप पांचों के मार्क्स रखना चाहते हैं एक ही जगह, जैसे आपकी मार्कशीट होती है उस तरह से, कि पांचों सब्जेक्ट के मार्क्स आप एक ही जगह रखें। या तो आप अलग अलग वेरिएबल बनाएं, या तो आप पांचों सब्जेक्ट के लिए अलग अलग मार्कशीट बनाएं, या तो आप एक में रखते हैं। तो अलग अलग वेरिएबल ना बनाने की जगह आप क्या करेंगे, आप एक एरे बना लेंगे। तो आपका एरे ऑलमोस्ट हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्क्वायर ब्रैकेट से ही शुरू होता है और स्क्वायर ब्रैकेट्स पे ही खत्म। तो इसमें आप हर सब्जेक्ट के मार्क्स रख सकते हैं। सपोज मैं 5 के रखना चाहता हूँ, तो और मार्क्स है मेरे 10 में से, तो मैं लिख देता हूँ 8, 9, 6, 7 और 8। तो ये कुछ इस तरह से मार्क्स हैं। अब कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप डायरेक्ट इसको इस तरह यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर अभी लिखा है। तो ये अगर आप बात करें पाइथन में, तो ये आपकी पाइथन की एक लिस्ट बन जाएगी, जो कि आप यहाँ पर अभी एरेज समझ सकते हैं। कंफ्यूज मत होइए, आप समझिए ये एरेज है। तो यहाँ पर एरेज है, और एरेज आपके एक ही टाइप के डेटा को स्टोर करते हैं। यहाँ पर जब मैंने ए बनाया तो ए के अंदर वी हैव ओनली इंटीजर्स। यहाँ पर मैंने ए को इक्वल शो कर दिया, ए हैज ओनली इंटीजर्स। तो यहाँ पर ये नाम दे दिया मैंने कि ए के अंदर सिर्फ इंटीजर्स है। अब ये पाइथन में आप डायरेक्ट एक लाइन में यूज कर पा रहे हैं, लेकिन अगर आपको किसी दूसरी लैंग्वेज में, सपोज आपको सी प्लस प्लस में बनाना है, तो आपको यहाँ पर टाइप डिक्लेयर करना पड़ेगा। इंटीजर टाइप का मुझे एक एरे चाहिए जिसका नाम सपोज मैंने रखा नम, और नम के अंदर मैं 5 वैल्यूज चाहता हूं, जो वैल्यूज होने वाली हैं कुछ इस तरह से, और इसके अंदर फिर मैं वैल्यूज रखूंगा। तो जो भी मेरी वैल्यूज हैं, सपोज मैंने डाल दिया ये कुछ, मैंने 5 वैल्यूज डाल दी। तो इस तरह से आप इसको सी लैंग्वेज में या सी प्लस प्लस में आप एरे को डिफाइन करते हैं, और इस तरह से लिस्ट में। तो एरे है जिसके अंदर आप ये सीक्वेंस ऑफ डेटा को स्टोर करते हैं, और एक ही टाइप का डेटा आप स्टोर कर सकते हैं। तो ये आपके एरेज, वही चीज यहाँ पर लिखी है, आप इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद आता है व्हाट आर द बेसिक ऑपरेशन पॉसिबल विद एरेज। एरेज में आप क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं? इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ट्रैवर्स, सर्च। इंसर्ट का मतलब पता है, न्यू डेटा डालना। अपडेट, किसी एग्जिस्टिंग डेटा को अपडेट करना। डिलीट करना डेटा को। ट्रैवर्स होता है पूरा स्टार्टिंग से एंड तक उसको ट्रैवर्स करना। और उसके बाद है इंसर्ट कैसे करते हैं आप एरे के अंदर। तो अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपके अलग अलग मेथड्स होते हैं इंसर्शन के, वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा पढ़ने में। तो आप यहाँ पर उसको देख सकते हैं, पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है। ये आपके जो डेटा स्ट्रक्चर होते हैं ये लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होते हैं। तो यहाँ पर इस बुक में आपकी कोई भी चीज लिखी है वो किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज के ऊपर नहीं लिखी है। आप कोई भी कॉन्सेप्ट इससे समझ के आप अपनी ओन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो भी आप यूज करते हैं, सपोज आप जावा यूज करते हैं, पाइथन यूज करते हैं, सी प्लस प्लस यूज करते हैं, जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं, तो कॉन्सेप्ट पढ़ के आप उसको अपने आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। जैसे आप यहीं से देख लीजिए, व्हेन यू ट्राई टू इंसर्ट एन एलिमेंट इनटू अ पर्टिकुलर पोजीशन इन एन अनऑर्डर्ड एरे। आप अभी ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड में मत जाइए,
तो जब भी आप कोई वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं एरे में, यू नीड टू पुश द एलिमेंट नेक्स्ट टू द नेक्स्ट पोजीशन एंड इंसर्ट द न्यू वैल्यू इन द। तो अगर आप सपोज इस तरह मैं आपको समझाता हूँ नोटपैड की हेल्प से, कि आप इस ए नाम के एरे में 6 के बाद या 6 से पहले कोई वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं, तो समझ लीजिए 6 के बाद, तो 6 के बाद वैल्यू स्टोर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो ये वाला है 7 8 यानी कि 6 के बाद का एरे, इसको शिफ्ट करना पड़ेगा। शिफ्ट कर दिया मैंने, इस तरह से समझ लीजिए। और यहाँ पर अब आपने स्पेस बना लिया, यहाँ पर कोई वैल्यू डाल देंगे, जैसे मैंने यहाँ दे दिया 10। तो इस तरह से आप इंसर्ट कर सकते हैं। ये मैंने अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो भी सपोज मैंने पाइथन में किया, और यहाँ पर आप ये स्टेप्स पढ़ सकते हैं क्या होते हैं। सपोज आपके पास एरे है 3 4 6 7 9, अब आप इंसर्ट करना चाहते हैं 5 को थर्ड पोजीशन पे, सो आपकी 0 1 2 3 यानी 7 की जगह पे आप 5 इंसर्ट करना चाहते हैं, और फिर 7 आपका बाद में हो जाएगा। तो अगर आप कुछ इस तरह से इंसर्ट करना चाहें तो फर्स्ट स्टार्ट विद द लास्ट पोजीशन एंड मूव इट टू द नेक्स्ट। आप देखिए 9 को आप आगे स्टोर करेंगे, फिर 7 को आप स्टोर करेंगे आगे, कुछ इस तरह से। जैसा मैंने आपको यहाँ पर एक झटके में बता दिया कि हम इन दोनों को यहाँ पर मूव कर देंगे, तो वही हम करेंगे एक एक करके। तो आप यहाँ पर स्टेप्स पढ़ सकते हैं। और उसके बाद इसी तरह आपके यहाँ पर सारी चीजें लिखी हुई हैं, आप इस बुक को देख सकते हैं। ये बुक में आपको हर डेटा टाइप के, हर डेटा सेक्शन से रिलेटेड वो क्वेश्चन मिल जाएंगे जो आपसे इंटरव्यूज में पूछे आते हैं। आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे अगर आप इस बुक को देखते हैं तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, सर्च की एल्गोरिथम्स होती है, लीनियर सर्च होती है, बाइनरी सर्च होती है, और जितनी भी एल्गोरिथम्स हैं वो आपको यहाँ पर कोड के साथ देखने को मिल जाएंगे, आप उसको समझ सकते हैं। जावा लैंग्वेज में आई थिंक इसका पूरा कोड यहाँ पर इंप्लीमेंटेड है, लेकिन ये आपके जो डेटा स्ट्रक्चर होते हैं वो लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होते हैं। तो आप यहाँ से कॉन्सेप्ट समझ के अपनी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे के सारे इंपॉर्टेंट जो भी, जैसे हफमैन कोडिंग, लीनियर सर्च, सब कुछ यहाँ पर इंप्लीमेंटेड आपको मिलेगा। सारे कॉन्सेप्ट आपको समझाए हुए हैं। उसके बाद आपको एचआर राउंड के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं। बहुत सारे एचआर राउंड के आपके 75 क्वेश्चन मिलते हैं आई थिंक, जिसमें आपको सैंपल आंसर्स भी मिलते हैं। तो आप अपने इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप जॉब स्विच करना चाहते हैं या फ्रेशर एंड ढूंढ रहे हैं, तो ये बुक आपको काफी ज्यादा हेल्प करने वाली है। और भी यहाँ पर इनके पास मल्टीपल टाइप्स की बुक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ऑलमोस्ट 85 कैटेगरीज इन्होंने यहाँ दी है बुक्स की, जिसमें आपकी हर तरह की बुक्स मिलती है, चाहे वो लिनक्स की हो, विंडोज की हो, उबंटू सर्वर, किसी भी चीज की आपके बुक्स, वेब डेवलपमेंट, माई एसक्यूएल, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, हर तरह की इनके पास बुक मिलती है। चाहे फिर वो जे यूनिट टेस्टिंग हो, फिर माइक्रो सर्विसेज हो, जावा में J2EE हो, कुछ भी हो, सारी बुक्स आपको यहाँ देखने को मिलती हैं। .NET वगैरह सारी बुक, GRE मैनेजमेंट, हर तरह की बुक आपको यहाँ देखने को मिलती है। तो अगर आपको ये बुक सही लग रही है, तो आप वाइब्रेंट पब्लिशर्स की वेबसाइट पर जाके इस बुक को खरीद सकते हैं, या और किसी भी बुक को जिसमें आप इंटरेस्टेड हो। और आप मेरा कूपन कोड अभिनव 10 यूज करके 10% डिस्काउंट और फ्री होम डिलीवरी भी ले सकते हैं।